अच्छा दोस्तों, चूंकि हम जैसे जानते हैं कि हमारे देश में अभी आम चुनाव चल रहे हैं और मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं इस पे कुछ बात करना चाहता हूं। तो जो भी आज मैं बातें यहाँ पे रखने वाला हूं दोस्तों, वो दरअसल इस चैनल की सारी परंपराओं को तोड़ रहा हूं मैं। क्योंकि हमने ये तय करके रखा था, हम राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, पॉलिटिकल बात हम नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद इसलिए ये पूरे नियम, जो कायदा हमने बना के रखा है, इसको तोड़ना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो मौन खड़े हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं मौन नहीं रहना चाहता, इसीलिए आज मैं इस नियम को तोड़ते हुए यहां कुछ पॉलिटिकल बातें जरूर रखना चाहूंगा। अंत में मैं ये आपको बताऊंगा कि मैं किसको वोट करने जा रहा हूं। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको किसे वोट करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है, मेरी बहुत सारी बातें हमारे अपने साथियों के गले नहीं उतरेंगी, मैं जानता हूं। लेकिन चूंकि मैं अंबेडकराइट हूं, और अगर आप सही मायनों में अंबेडकराइट हैं मान लीजिए, तो मेरी बातों को सुनेंगे। और शायद अभी 3-4 साल हो चुके हैं मुझे, मैंने हर विषय पे अपनी कुछ ना कुछ बातों को रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे विचार जातिवाद वगैरह को लेकर बड़े स्पष्ट हैं। मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूं कि जातिवाद एक कैंसर है। तो ये सारी बातों को, और इतने दिनों में चूंकि आपने जो मुझे सुना है, तो मैंने एक अधिकार को भी कभी अर्जन किया है। वो अधिकार ये है कि मैं अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के रखूं। आपको अगर कोई बायसेस नजर आते हैं तो ये बस ध्यान में रखिएगा कि मुझे अपनी बातों को कहने के लिए जो संविधान है मुझे पूरा ये हक देता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये बातें मेरी पसंद हो सकता है कि नहीं आए, जबकि और ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है अपने दोस्तों पे, अपने साथियों पे, कि जो भी बातें मैं रखूंगा उसमें से ज्यादातर बातों से आप सहमत हो जाएंगे। देखिए, आज हमारे सामने में जो आम चुनाव हैं ये पहले के जैसे नहीं रह गए हैं। ये चुनाव ये तय करने वाले हैं, मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूं कि ये चुनाव ये तय करेंगे कि 2029 के आम चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। हम सीधे सीधे जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, और आज मैं आपके सामने में तथ्यों के साथ में ये बातों को रखूंगा कि हमारे देश में तानाशाही जो है वो जड़ें अपनी मजबूत करती जा रही हैं। फासिस्ट ताकतों ने पूरी तरह से इस देश में वैमनस्य और नफरत को के बीज को बो दिया है। और ये जो नफरत के जो बीज है ना, अब ये पेड़ बन चुके हैं, और जब इसमें से फल निकलेंगे, मैं ये पक्का मानता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद कड़वे साबित होने वाले हैं। दुष्यंत कुमार का शेर है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने है उसकी, और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हमें दिखाई दे रही हैं, हमें एकदम सामने दिख रहा है। अलग अलग जो भी आपके सामने आज मैं तथ्य रखूंगा, मैं साबित करते हो, और आज आप खुद अंदर से जानते हैं कि सीधी कोशिश चल रही है कि किस तरह से हमारे देश के संविधान को ही बदल दिया जाए, संविधान को बदल के हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश चल रही है। जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वक्त में ये नहीं कर पाए, वो काम अब 2024 के बाद शायद हो सकता है। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड रख दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आने वाला वक्त बहुत कठिन होने वाला है। शायद हमारे आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि तुम लोग तो बड़े अंबेडकराइट बनते थे, और जब ये सब कुछ हो रहा था देश में तो तुम लोग बोले क्यों नहीं।
तो अपने बोलने के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज मैं इस चैनल के जो नियम परंपरा है इसको भंग करता हूं। जो भी मैं बातें रखने वाला हूं दोस्तों, ये मेरी जिम्मेदारी पे है। मैं ये किसी को नहीं कहूंगा कि आपको किसको जाके वोट देना है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं कहां वोट देने जा रहा हूं। आप सहमत है मेरी बात से? बहुत अच्छी बात है। अगर आप असहमत है मेरी बात से, वो आपका लुकआउट है, वो आपका अधिकार है असहमति। मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट बस ये करूंगा कि मेरी बात को के खत्म होने के बाद कृपया कोई आके यहां पे अपने पार्टियों के प्रचार नहीं करे, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करने वाला हूं। आजाद, इस बात का बस ध्यान रखिएगा आप। पार्टी जी जी प्रचार के बिल्कुल। लिए ये बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है सिर्फ इस हक से और ये कर्तव्य निभाते हुए कि मैं एक अम्बेडकराइट हूं, मुझे ये बात करनी चाहिए। मैं आपके सामने में अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी बात को रखता हूं दोस्तों। कृपया मेरे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि मैं बात थोड़ी सी लंबी होगी। हो सकता है मेरी बहुत सारी बातों से आपके असहमति हो जाए, लेकिन शायद मैंने इस अधिकार का अर्जन किया है इतने दिनों में कि मैं असहमत होते हुए भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। जी। संविधान बदलने की संघी कोशिश, जो भी अगर आपको लग रहा है कि ये संविधान को छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, बिल्कुल अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। बिल्कुल हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए मैं कुछ बातें आपके सामने में रखता हूं। आज तक इसके पहले हमने ये देखा था कि देश में एक बार इमरजेंसी के वक्त में हमने देखा कि संविधान को भंग कर दिया गया, लेकिन फिर भी 20-22 महीनों की का जो आपातकाल लगा था, उसके बाद देश जो है वो फिर से लोकतांत्रिक रास्ते पे आया और बिल्कुल सबक सिखाया इंदिरा गांधी को इस देश ने, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी थी। बिल्कुल वही कोशिश आज भी हो रही है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करी थी धीरे धीरे करके, और उनके बेटे ने, संजय गांधी ने, बिल्कुल उसी रास्ते पे हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी पूरी आरएसएस की जो टीम है वो हमको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जो शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। जब कभी नरेंद्र मोदी से कोई भी बात की जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से कोई भी सवाल पूछा जाता है, वो तुरंत धर्म को सामने लेके आ जाते हैं। हालत ये हो चुकी है कि मणिपुर का नाम तक लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट की फटकार की जरूरत पड़ गई थी। मणिपुर के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी तो प्रचार करने भी नहीं गए। अब यहां से जो सुलगनी चालू होगी, और जो भी अब आपके सामने में यहां पे अब लोग इसके बाद में जो कॉलर्स आएंगे दोस्तों, समझ जाइएगा कि मैंने संघियों की पूंछ पे सही तरीके से पांव रख दिया है। चलिए मैं कुछ तथ्य आपके सामने में रखता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। हमको यह समझना पड़ेगा कि संविधान बदलने की जो आरएसएस की हमेशा से प्रयास रहा है वो नया नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी निकल के आते हैं एक ऐसे नेता के रूप में जो बड़े सरल हैं, जो सबकी बातें सुनते हैं, जो बड़े टॉलरेंट थे। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सेक्युलर के चोगे में कम्युनल थे। उन्होंने भेष जो है बदल के रखा था। यह इतिहास की कोई दुर्घटना नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए भारत के पूर्व न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका क्योंकि 2004 में भाजपा वो चुनाव हार गई थी। इन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए, दरअसल अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार ने एक समीक्षा के लिए एक कमेटी बना ली थी।
और उस कमेटी की रिपोर्ट पे वो काम नहीं किया जा सका था क्योंकि 2004 में आपको याद होगा कि इंडिया शाइनिंग के नारे पे सवार होके भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो चुनाव बीजेपी हार गई। अगर नहीं हारी होती तो शायद ये परिस्थितियां जो आज हमारे सामने में है, ये 2004 के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती तो हमारे सामने में यही परिस्थितियां बिल्कुल होती। इसलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आरएसएस, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी और जो भी दक्षिणपंथी जो इस देश में ताकतें हैं, उनके दिमाग में संविधान को लेके कोई भी प्रेम है, वो बिल्कुल संविधान से चिढ़ते हैं। बी इट अटल बिहारी वाजपेयी। आरएसएस की अवधारणा में भारत एक बहुसंख्यक राष्ट्र है, मगर हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र, जिसे अन्य सभ्यताओं ने ऐतिहासिक रूप से सैकड़ों वर्षों तक दबाया है और भविष्य में हिंदुओं को इसी तरह के अपमान का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। यह आरएसएस की अवधारणा है। हिंदुत्व किताब में भी सावरकर बिल्कुल यही बात को लिखते हैं और याद रखिएगा, सावरकर जो है वो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं। आरएसएस अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही सभ्यतागत परियोजना पर काम कर रहा है और मोदी का केंद्र में सरकार बनाना उनकी राय में इतिहास की गलतियों को सुधारने का ऐतिहासिक अवसर है। याद रखिए दोस्तों, हमें भले से ऐसा लगता है कि कंगना रनौत जैसी एक अभिनेत्री जिसके पास में पॉलिटिकल कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन व्हाट्सएपिया ज्ञान जरूर है। व्हाट्सएप में भी इनका जो मकड़ जाल है फासिस्ट ताकतों का, वो इस तरह से फैला हुआ है कि वो उसने भी मूर्खता में आके ये कह दिया था कि भारत असली मायनों में 2014 में आजाद हुआ है, क्योंकि आरएसएस की अवधारणा ये थी कि भाई ये तो एक हिंदू राष्ट्र है और हमें इसको हिंदू राष्ट्र ही बनाना है। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, जो इतने दिनों से रुका हुआ था, आरएसएस को अब ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को दानव बना दिया गया है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और ये पराकाष्ठा तो तब हो गई थी जब कोविड था, तब इस गोदी मीडिया ने और बीजेपी की आईटी सेल ने यह फैलाना चालू किया कि मुसलमान जो हैं इनके कारण कोविड फैल रहा है। और मुस्लिम आपके कॉलोनी में जब सब्जी बेचने आ रहा है तो वो थूक के सब्जियां बेच रहा है, जिससे कि कॉलोनी में सभी को कोविड हो जाए। इस तरह से करके देश में एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने में खड़ा किया गया है। और मैं एक बात बता दूं, भले आप हिंदू अगर कोई सुन रहे हैं मेरी बात, याद रखिएगा, मुसलमान जो हैं ये चारा है, शिकार हिंदू है। इसको अंडरलाइन रेखांकित करके रख लीजिए इस बात को। ये बहुसंख्यक हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाते हैं कि अगर मुस्लिम आ जाएगा तो तुम्हारे साथ ये करेगा, जबकि हमारे पास में इस बात के पूरे सबूत हैं। और हम ये जानते हैं इतिहास के आईने में कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इस देश के निर्माण के लिए काम किया है। तो हिंदुओं के एक बड़े वर्ग के मन में यह बिठा दिया गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और अल्पसंख्यकों के पास इस तथ्य को स्वीकार करने और दोयम दर्जे की तरह रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये हमारे ही देश के लोग हैं, अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो या सिख हो, ये हमारे भाई हैं। इस देश के रहने वाले हर नागरिक की तरह उनका भी अधिकार है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं के दिमाग में ये बिठाया जा रहा है कि इनको सेकंड ग्रेड सिटीजन, खास तौर से मुसलमानों को बनाया जाए। और अम्बेडकराइट होने की के कर्तव्य को निभाते हुए दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि अगर कभी आपके इर्द गिर्द ऐसा होता है तो अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहिए। मेरा जो पूरा विरोध है वो इस्लाम के साथ में है, मेरा विरोध किसी मुस्लिम के साथ में नहीं है।
मेरा विरोध क्रिश्चियनिटी के साथ में है, मेरा विरोध क्रिश्चियन के साथ में नहीं है। मेरा विरोध इनके ब्राह्मणवादी धर्म के साथ है, लेकिन किसी आम हिंदू के साथ में मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरी नजर में वो एक इंसान है, मेरा भाई है। मेरी लड़ाई एक अम्बेडकराइट की लड़ाई उसकी विचारधारा के साथ होती है, व्यक्ति के साथ नहीं। लेकिन आज इस देश में विचारधारा की लड़ाई को व्यक्तिगत बना दिया गया है। अब हम ये देखते आए हैं कि इस देश का विपक्ष जो है इस फॉर्मुलेशन का विरोध कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको कोई सफलता नहीं मिली है। राष्ट्रीय चुनावों की पूर्व संध्या पर इसकी आशंकाएं और भी गहरी हो गई हैं, क्योंकि मोदी ने पर्याप्त संकेत दिए हैं कि यदि वह प्रधानमंत्री के रूप में वापस आते हैं तो उनकी सरकार बड़े फैसले लेगी। ये काम मोदी ने राम मंदिर के कार्यक्रम में, जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी भगवान राम की मूर्ति की, वहां पे खड़े होके कहा था कि हमें इस देश को 1000 साल का जो गौरवशाली इतिहास है उसकी तरफ, गौरवशाली भविष्य है उसकी तरफ लेके जाना है, और इसके लिए हमारी सरकार बड़े बड़े फैसले लेगी। लेकिन ये कौन से बड़े फैसले हैं उन्होंने ये नहीं बताया। एक और आपको बात याद दिला दूं, एक और व्यक्ति था यूरोप में जो अपनी सरकार को थर्ड राइख कहा करता था और कहता था कि ये मेरी थर्ड राइख जो है ये 1000 साल तक चलेगी। उस व्यक्ति का नाम है एडोल्फ हिटलर। वो यूरोप का फांसीवादी आदमी के जो शब्द हैं, भारत में भी वही शब्द राम मंदिर से खड़े होके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन शब्दों को दोहराया है, और ये नहीं बताया कि सरकार बड़े फैसले क्या लेगी। लेकिन उनका ये बयान कि भाजपा को 370 सीटें मिलेंगी और गठबंधन सहयोगियों के साथ ये संख्या 400 के पार हो जाएगी, उनके इरादों का संकेत है। संविधान में बड़े बदलाव शुरू करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है, जिसका मतलब है कि बीजेपी को लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 363 सीटें जीतनी होंगी। तब कहीं जाके बीजेपी संविधान में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। और इसीलिए आप ये बात को देख, ये जो नारा है इसको सुनते हैं, अब की बार 400 पार। जब वोट देने जाएंगे ना दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा कि अब नरेंद्र मोदी की जो, आपको, क्योंकि आप अगर आप गौर करेंगे तो आपको पूरे देश में सिर्फ एक ही आदमी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री, बस। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति के आपको पोस्टर नहीं दिखाई देते। तो जब आप वोट करने जाएंगे रास्ते में मोदी जी के पोस्टर दिखेंगे, उसके सामने में हाथ जोड़ना और बोलना, अब की बार बस कर यार। मोदी ने संविधान में बुनियादी बदलाव लाने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मसौदा तैयार करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा तर्क दे रही है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए, क्योंकि इससे न केवल समय, ऊर्जा और धन की बचत होगी, बल्कि शासन भी सुचारू होगा। ये सच है कि भारत में हर कुछ महीनों में देश के किसी न किसी हिस्से में विधानसभा चुनाव होते हैं, जो शासन के लिए एक बड़ा विकर्षण है। लेकिन ये भी सच है कि ये सरकारों को नियंत्रण में रखता है और उन्हें अधिक जवाबदेह बनाता है। ये प्रणाली 5 दशकों से अधिक समय से ठीक से काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो पूरा का पूरा जो चूरन ये बेचा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे शायद इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे कुठाराघात किया जाएगा। इस संदर्भ में विपक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव को भाजपा के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के बहाने के रूप में देखता है। इस देश के एक एक नागरिक को यह समझ लेना चाहिए कि चुनाव होते रहने बेहद जरूरी हैं। थोड़ी अड़चने बढ़ती हैं जब आचार संहिता लगती है,
तब सरकार के कामकाज कुछ दिनों के लिए ठप जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन उसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि देश में कोई भी काम नहीं हो सकता है। बल्कि जितने ज्यादा चुनाव होंगे आपके क्षेत्र के नेता उतने ज्यादा आपके प्रति जवाबदेह बने रहेंगे। याद रखिए दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सिर्फ एक हिस्सा होता है, डेमोक्रेसी का सिर्फ एक हिस्सा होता है इलेक्शन। लेकिन वो सबसे सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए बेहद जरूरी चीज है। वो ऑयल का काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह होता है इलेक्शन। आपको लगा कि मेरे क्षेत्र का नेता, पार्षद, विधायक या सांसद ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके दिमाग में इस प्रकार का डर रहेगा कि भाई लोगों को लगेगा कि भाई मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूं, पता नहीं मुझे वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लुब्रिकेंट को हटा दिया गया, चुनाव जैसी चीज को हटा दिया गया, उसके दिमाग का डर खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं इस देश में बेखौफ जो जो भी नेता हुए हैं वो छुट्टे सांड की तरह हुए हैं। उन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको चोट पहुंचाई है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो पूरा इनका नारा है, ये दरअसल कुठाराघात है संविधान के ऊपर। और ये पहली कोशिश यहां से शुरू होगी। मेरी बात को एक एक बात को याद रखिएगा। 22 अप्रैल 2024 को मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि साल 2 साल 3 साल के बाद में मैं आपसे मुखातिब ना रहूं। हाँ, ये आवाज जरूर से इस इंटरनेट पे रह जाएगी। और मेरे शब्द अगर आप सही ढंग से समझेंगे तो ये शब्द सही ढंग से उतर सकते हैं आपके ऊपर, आपके अंदर। इसलिए याद रखिएगा कि पहली कोशिश यहां से चालू होने वाली है कि किसी तरह से चुनावों को रोका जाए। हमारा संविधान हमारे संस्थापकों के भार, अब देखिए एक यहां से मैं एक आपके सामने में एक नक्शा पेश कर रहा हूं कि भाई क्या बात है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि संविधान खतरे में है, मैं आपके सामने में कुछ तथ्य आपके सामने में रखता हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2017 में संविधान में बदलाव का आह्वान करते हुए क्या कहा था कि हमारा संविधान हमारे संस्थापकों के भारतीय लोकाचार की समझ के आधार पर लिखा गया था, लेकिन कई कानून जिनका हम अभी भी उपयोग कर रहे हैं वे विदेशी स्रोतों पर आधारित हैं और उनकी सोच के अनुसार बनाए गए थे। हमारी आजादी के 7 दशक बीत चुके हैं। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। संविधान में संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार अलग अलग वक्त में बदलाव हो चुके हैं। 100 से ज्यादा बदलाव हम अभी तक अपने संविधान में कर चुके हैं। जो चीजें हमें लगा कि ये हमारे संविधान में होनी चाहिए हमने उनको रखा, जिनके बारे में हमें लगा कि ये हमें इसकी जरूरत नहीं है हमने उन चीजों को हटाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की यही सबसे खूबसूरत बात है कि वो फ्लेक्सिबल है और टाइम के साथ में रेलेवेंट है। तो फिर मोहन भागवती किस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने तो बदलाव हमेशा से किए हैं। ये किन कानूनों को हटाने की बात हो रही है, और ये 2017 में मोहन भागवत ने कहा था। हाल ही में मोदी द्वारा मतदाताओं से भाजपा को 300 सीटें देने के अनुरोध के संदर्भ में कर्नाटक के से भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने कहा, हमें लोकसभा, राज्यसभा और यहां तक कि राज्य में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। संविधान को फिर से लिखने की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और हमें हिंदू धर्म को सबसे आगे रखने में मदद मिलेगी। ये बात अनंत हेगड़े ने कही थी अभी कुछ दिनों पहले। बहुत सारे फासिस्ट लोग जो हैं वो ये बात को कहेंगे कि भाई अनंत हेगड़े को तो टिकट नहीं दी गई, तो क्या संविधान बदलना है, इस बात की सजा मिली, या फिर चुनाव हार जाएगा अनंत हेगड़े इस बात की सजा मिली। क्योंकि अगर यही बात थी तो फिर बाकी के लोग भी तो ये बात कह रहे थे, जैसे कि अरुण गोविल, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। नए संविधान के पक्ष में तर्क देते हुए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य विवेक देबरॉय ने एक आर्टिकल लिखा था आज से 2 साल पहले 2022 में। विवेक देबरॉय ने लिखा कि कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में इन शब्दों का क्या मतलब है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, हम लोगों को खुद को एक नया संविधान देना होगा। विवेक देवराय ने आज से 2 साल पहले दरअसल
ये बात सारे लोगों के सामने में रख दी। आप मुझे सिर्फ ये बताइए समाजवादी शब्द में परेशानी क्या है? समाजवादी शब्द जो है, समाजवादी धारणा सिर्फ ये कहती है कि समाज में समता और समानता होनी चाहिए। विवेक देवराय कह रहे हैं कि ये शब्द की जरूरत क्या है? धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, ये देश हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है। इस देश में अलग अलग वक्त पे अलग अलग जो धर्म है उनका उद्भव हुआ और उनका पतन हुआ, ये हम जानते हैं जब हम इतिहास को देखते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द, लोकतांत्रिक शब्द, डेमोक्रेटिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, क्या विवेक देवराय इन सारे शब्दों को हटाना चाहते हैं? और उसके लिए वो ये 2 साल पहले ही आर्टिकल में लिख रहे हैं कि हमको अपने आप को एक नया संविधान देना होगा। बड़ी अजीब बात है। और ये कौन कह रहा है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसका सदस्य। दिसंबर 2020 में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, ये प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, ये उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है, ये टू मच डेमोक्रेसी हो गई है हमारे देश में, हर बात पे लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। अरे ये क्या अजीब बात है। उसके लिए अमिताभ कांत कह रहे हैं कि भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है जो विकास की गति में बाधक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शन जो होता है वो डेमोक्रेसी का सिर्फ एक हिस्सा होता है। डेमोक्रेसी का दूसरा हिस्सा होता है अपने चुने हुए नेताओं से सवाल पूछना, उनकी जिम्मेदारी तय करना। ये बात अमिताभ कांत कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोकतंत्र और ये विकास की गति में बाधक है। उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में इतने कड़े सुधार बहुत मुश्किल हैं, हम बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक हो चुके हैं, तो टू मच डेमोक्रेटिक हम हो गए हैं, ये थोड़ा हमें कम करना चाहिए। अरुण गोविल को रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने की वजह से घर घर में जाना जाता है। अपने इस किरदार से अरुण गोविल ने लोगों के दिल में जगह बनाई थी। वहीं अरुण गोविल कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हैं। अब एक्टर ने धार्मिक ग्रंथ रामायणों को स्कूल में के सिलेबस में शामिल करने को कहा था। यह खबर है दैनिक भास्कर की 6 फरवरी 2024। टीवी एक्टर अरुण गोविल अक्सर ही रामायण से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। एक्टर ने इस बार रामायण को शिक्षा में जोड़ने की बात का समर्थन किया है। अरुण गोविल ने कहा कि रामायण हमारी एजुकेशन में जरूर होनी चाहिए, रामायण को केवल धार्मिक कह देने का कोई औचित्य नहीं। एक्टर ने आगे कहा, रामायण हमारा जीवन दर्शन है। 6 फरवरी 2024 को अरुण गोविल ये बात को कहते हैं और उन्हें मेरठ का टिकट दे दिया जाता है। और मेरठ का जब टिकट दिया जाता है तो ठीक 14 अप्रैल के दिन, बाबा साहब की जयंती के दिन, अरुण गोविल कहता है 14 अप्रैल को विपक्ष के इस आरोप पर कि एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कि मोदी सरकार केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद संविधान को बदल देगी। अरुण गोविल ने कहा, समय के साथ संविधान में बदलाव हुए हैं, बदलाव तो एक संकेत है, विकास की यह कोई बुरी बात नहीं है। उस समय परिस्थितियां अलग थी, इसलिए अगर बदलाव करना हो तो संविधान किसी एक व्यक्ति की मंशा से नहीं बदलता। अगर कुछ हुआ तो हम बदलेंगे, तो इसलिए हमको 370 सीटों से ज्यादा चाहिए। रामायण को स्कूल में पढ़ाओ ताकि हिंदू राष्ट्र की नींव जो है वो छोटे बच्चों के दिमाग से शुरू की जा सके। और उसके बाद बाबा साहब की जयंती के ही दिन ये आदमी कह रहा है, जिसने टीवी में राम का रोल निभाया है, हमने यहाँ पे वाल्मीकि रामायण को पूरी तरह से एक्सपोज करते हुए बताया था कि राम बिल्कुल एक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। और बाबा साहब की जयंती के दिन राम का रोल निभाने वाला एक्टर अरुण गोविल कह रहा है कि संविधान को तो बदल देना चाहिए। 14 अप्रैल को ही, याद रखिएगा ये डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब की जयंती के ही दिन हो रहा है ना। 14 अप्रैल को ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक में अयोध्या के मौजूदा भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने कथित तौर पर कहा कि सरकार को नया संविधान बनाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। एक वीडियो में जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, लल्लू सिंह जिन्हें एक बार फिर से इसी सीट से मैदान में उतारा गया है, को ये कहते हुए सुना गया कि 272 सीटों के साथ भी सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन 272 सीटों के साथ बनी सरकार संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए यहां तक कि अगर एक संविधान बनाना है तो 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता है।
बाबा साहब की जयंती के दिन अयोध्या में खड़े होके ये आदमी ये कह रहा है। तो अगर अनंत हेगड़े के टिकट जो कट गई, ये कहते हैं फासिस्ट लोग कि भाई उसने ऐसा कहा था, तो लल्लू सिंह को टिकट क्यों दी गई? तो अनंत सिंह की टिकट कहीं इसलिए तो नहीं कटी कि वो पहले ही चुनाव हारने वाला था। मोदी जी को हार बर्दाश्त नहीं है। चलिए अब कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं दोस्तों। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 17 और 22 जुलाई 1947 के अपने अंकों में कांग्रेस के मार्ग के प्रति अपने विरोध की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का हिंदुओं द्वारा कभी भी सम्मान और स्वामित्व नहीं किया जाएगा। तीन शब्द वैसे भी अपने आप में एक बुराई है, और तीन रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से एक बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा, और ये देश के लिए हानिकारक है। आरएसएस ने 17 और 22 जुलाई 1947 के ही दिन तिरंगे की अवमानना कर दी थी कि हम इसे नहीं मानेंगे। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक या प्रमुख एमएस गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में स्वतंत्र भारत के ध्वज के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा स्थापित किया है, लेकिन उन्होंने वैसा क्यों किया? हमारा गौरवशाली अतीत वाला एक प्राचीन और महान राष्ट्र है, तो क्या हमारा अपना कोई झंडा नहीं था? क्या इन हजारों वर्षों में हमारे पास में कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था? निस्संदेह हमारे पास था। तो फिर हमारे मन में यह अत्यंत खालीपन, यह अत्यंत रिक्तता क्यों? गोलवलकर हमारे प्राचीन ध्वज या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जिस पर इशारा कर रहे थे, वो भगवा ध्वज, भगवा विभाजित ध्वज था। ये पूरी तरह से हिंदू ध्वज है। और उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि राष्ट्रीय तिरंगा भारतीय सभ्यता की बहुलता का प्रतिनिधित्व करता है। मुद्दा यह है कि आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया था, और तब तक ऐसा करता रहा जब तक भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी 1948 से गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के सभी नेताओं को 18 महीने तक जेल में नहीं रखा। ये जेल जाने के बाद इन्होंने जो भारतीय ध्वज है इसका सम्मान कर इसका विरोध बंद किया। और आज आप गौर कीजिए दोस्तों, इन्हीं लोगों ने देशभक्ति का ठेका उठा के रखा हुआ है। जुलाई 1949 में अपने नेताओं की रिहाई की शर्त के रूप में आरएसएस ने भारतीय ध्वज का सम्मान करने की शपथ ली थी। यहां तक कि 2002 15 अगस्त 2002 वो पहला दिन है 1947 के बाद जब नागपुर में आरएसएस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगे झंडे को फहराया है। इतने लंबे काल तक 60-70 सालों तक वो विरोध ही उनका जारी रहा था। और आज आप देखिए कि देशभक्ति का सारा ठेका यही लोग उठा के बैठे हैं। यहां तक कि जब हमारा लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू था, तब भी आरएसएस भारत के संविधान का अपमान करता रहा। आरएसएस भारत के संविधान के प्रति कितना वफादार है, ये गोलवलकर के निम्नलिखित कथन से जाना जा सकता है। गोलवलकर अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स के पृष्ठ 238 में लिखते हैं कि हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझिल और विषम संयोजन मात्र है। इसमें नया कुछ भी नहीं है जिसे अपना कहा जा सके। क्या इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में संदर्भ का एक भी शब्द है कि हमारा राष्ट्रीय मिशन क्या है और जीवन में हमारा मूल मंत्र क्या है? तो गोलवलकर ने अपनी किताब में ये लिख दिया था कि भाई ये तो कैसा अजीब आपने इधर उधर से कॉपी करके मारा। तो याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे आके कॉलर कहता है कि हमारा संविधान कॉपी पेस्ट है, वो संघी है, वो दक्षिणपंथी फासिस्ट लड़का है। क्योंकि उसके परदादे जो हैं गोलवलकर अपनी किताब में ये लिख के गए हैं हमारे संविधान के बारे में। और हमने यहाँ संविधान की सीरीज में कई बार ये बताया है कि भारत का संविधान दरअसल दुनिया के संविधानों से लिया गया नहीं है, बल्कि एक अनोखा यूनिक अपने तौर पे भारत की सभी जितने संप्रदाय हैं, जितने कास्ट क्रीड कलर, ये सारे लोगों को इकट्ठा करके ये देश का संविधान बना है। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार लाने का प्रयास करते हुए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था, जो महिलाओं के लिए विरासत और अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। अब आप देखिए,
आरएसएस उस एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी का हिस्सा थी जो ये बनाई गई थी। गोलवलकर ने घोषणा की कि महिलाओं को अधिकार देने से पुरुषों के लिए बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक उथल पुथल पैदा हो जाएगा और मानसिक रोग और संकट पैदा हो जाएगा। ये बात लिखी है पाउला बेचेटा ने जेंडर इन द हिंदू नेशन की के नाम से जो किताब है उसके पृष्ठ 124 में। गोलवलकर कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को अधिकार दे दोगे तो पुरुष जो है भैया, इनके अंदर में तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो ये बाबा साहब अंबेडकर क्या कर रहे हैं, ये महिलाओं को घर में रखो, इन्हें नौकर बनाओ, इन्हें जानवर की तरह रखो। ये बाबा साहब अंबेडकर इन्हें आजादी क्यों दे रहे हैं? हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे अगर औरतें आजाद हो गई तो। सुन लीजिए जितनी औरतें हैं, अब की बार बस कर यार करते हुए घुसना बूथ में। रामचंद्र गुहा अपना एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में 10 सितंबर 2015 में। इसमें रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने इस विधेयक की निंदा की, हिंदू कोड बिल की। एक ने तो इसे हिंदू समाज पे परमाणु बम कह दिया कि भाई ये तो हमारे हिंदू समाज पे परमाणु बम डाल दिया गया है। अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं ने के एक समूह ने हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधानसभा भवनों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय नागरिकों, विशेषकर एक असमान समाज में उत्पीड़ित वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को वास्तविक समानता वाले वास्तविक लोकतंत्र में बदलने के लिए एक महान प्रयास की आवश्यकता होगी, जिसमें संवैधानिक नैतिकता समाज का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने के लिए लोगों को संगठित किया था, क्योंकि ये समाज को संचालित करने वाले घृणित दलित विरोधी और महिला विरोधी विचारों और प्रथाओं का स्रोत है। इसके विपरीत आरएसएस चाहता था कि भारतीय संविधान मनुस्मृति पर आधारित हो। आरएसएस महिलाओं के लिए समानता और अधिकारों के किसी भी संकेत का भी विरोध करता है। सावरकर खुद अपनी किताब में क्या लिखते हैं ये सुनिएगा। भारत के संविधान को तैयार करने और अपनाने के दौरान आरएसएस मनुस्मृति को अपने सपनों के हिंदू राष्ट्र के संविधान के रूप में देखना चाहता था। भगवा ब्रिगेड के नायक सावरकर ने लिखा है, ये आपको मिल जाएगी, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं। तो ये सावरकर समग्र में मनुस्मृति में महिलाएं खंड 4 और उसका पेज नंबर 416 में आपको ये बात लिखी मिल जाएगी कि भारत के नए संविधान में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये सावरकर लिख रहा है। और सावरकर कौन है? अपने माफी नामों में ही जो उन्होंने अपने बारे में लिखा है वही उद्बोधित करते हुए कह रहा हूं, ब्रिटिश साम्राज्य का बिगड़ा हुआ बेटा। मनुस्मृति आगे कह रहे हैं, आगे लिख रहे हैं सावरकर कि मनुस्मृति वो धर्म ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों, विचारों का आधार बन गया है। और अब और भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि यह पुस्तक सदियों से हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय प्रगति को संहिताबद्ध करती है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और आचरण में जिन नियमों का पालन करते हैं वे तो सभी मनुस्मृति पर आधारित हैं। आज मनुस्मृति हिंदू कानून है, इसलिए हमारे देश का संविधान तो भाई मनुस्मृति होनी चाहिए। और यही सावरकर किसके आइडियोलॉग हैं? आरएसएस के। आरएसएस के कौन जुड़ा हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी। चलिए मैं अब आपके सामने में कुछ ऐसे तथ्य पेश करता हूं दोस्तों की जो आपके आंखों को खोलेगा ना। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा बहुजन समाज कहां है, और चूंकि जिम्मेदारी अंबेडकराइट होने के लिए उन्हीं पे सबसे ज्यादा पड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ कड़वे जो सच है वो आपके सामने में रख देता हूं। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इन लोकसभा के चुनावों में टोटल 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। 84।
आधे से ज्यादा सीट बीजेपी के पास है। ये हाल है भाई हमारे बहुजन वर्ग का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स 47 सीट्स रिजर्व्ड है उनके लिए, 31 सीट बीजेपी के पास है। यूपी में सबसे ज्यादा सीट 17 बीजेपी के पास है, बंगाल में 10 है, आंध्र प्रदेश में 7। ये हालत है। 84 सीट्स रिजर्व्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, आधे से ज्यादा बीजेपी के पास में। वो बीजेपी जो दरअसल संविधान खत्म करके शेड्यूल्ड कास्ट के ही राइट्स को खत्म करना चाहती है। आधे से ज्यादा सीटें हैं, इनको वोट कौन दे रहा है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको दोस्तों। 2019 का ही आपके सामने में एक और आंकड़ा है। 543 में से 232 अपर कास्ट हैं, सिर्फ 120 ओबीसी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट 86 हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 52 हैं और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज 52 हैं। बीजेपी के पास में 350 सीटें हैं, एनडीए के पास में, बीजेपी के पास में तकरीबन 330 सीटें। 2019 की लोकसभा में 90% हिंदू हैं, 90%। बीजेपी जो है उनके 99.6% जो एमपीज है वो हिंदू हैं। एक नहीं है, कौन, अंदाजा लगाइए। स्मृति ईरानी, पारसी लिखती है वो ब्रैकेट में ताकि कोई मुसलमान ना समझ ले। स्मृति ईरानी पारसी। बहुजनों को ये ध्यान देना पड़ेगा। 84 में से 46 सीट्स कैसे हैं बीजेपी के पास में। ये कुठाराघात आपके अधिकारों पे होने वाला है। ये जो आरक्षण है उसको खत्म करेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में हर जगह जगह पे कहा है कि मोदी से मेरी यही बात हुई थी कि आरक्षण खत्म करके लेटरल एंट्रीज चालू की जाएं, जिसके लिए मोदी पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब बाद में तैयार हुए तो फिर मैं इतनी देर हो गई थी कि मैं उनसे अलग हो गया। लेटरल एंट्री जो है ये शुरू की जाएगी, आपके सारे अधिकार ये ले लेंगे। अपर कास्ट 232 हैं वहां पे, ये आपको देखना पड़ेगा। ये भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा आपके सामने में। जितने भगवा और गहरे भगवा रंग है सारे के सारे जो हैं ये फासिस्ट पार्टियां हैं। आजकल शिवसेना इनसे अलग हो गई है। ये है देश की हालत। अगर आप देखें जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, उस पूरी हिंदी बेल्ट की वो पूरी पट्टी में आप देख लीजिए, ये आपको देश की विचारधारा यहां से समझ में आती है। उस पूरी पट्टी में आपको चारों तरफ भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है। ये कौन लोग हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं? ये कौन लोग हैं जो मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां बकते हैं? ये कौन लोग हैं जो आपके संविधान को बदलना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो हिंदू कोड बिल को हटाना चाहते हैं, औरतों को फिर से जानवरों की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये वही ब्राह्मण धर्म है जिसने औरतों को जिंदा जलाया है एक वक्त में। ये तो अंग्रेज ने वो जो कानून है उसको लाके इस पूरी प्रथा को बंद किया था। ये तो जिंदा जला रहे थे अपनी औरतों को। चलिए और भी कुछ तथ्य आपके सामने में रखता हूं। 303 बीजेपी के लोकसभा मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ 85 ओबीसीज हैं, यानी सिर्फ 29%। इस देश में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 55% से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ 29% ही बीजेपी के एमपीज हैं ओबीसी। पूरे देश में बीजेपी के जितने एमएलए हैं उसमें सिर्फ 27% ओबीसी हैं, और जितने एमएलसी हैं उसमें से सिर्फ 40%। ये तो दरअसल जनसंख्या के अनुसार में भी प्रतिनिधित्व नहीं है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और मैं ये बात को बिना लाग लपेट के कहूंगा कि मैंने दरअसल ओबीसी को ही दरअसल हिंदुओं का ब्राह्मण धर्म का जो झंडा है उसको उठाते हुए देखा है।
अभी आप देखिएगा सावन आ रहा है, वो जो कमंडल लेके जाते हैं वो जल चढ़ाने के लिए, आप एक एक कर के पूरा नाम पूछिएगा, आपको 90% ओबीसीज दिखाई देंगे, देख लीजिएगा आप। अभी जो चुनाव हो रहा है ना, उसमें और कहीं दूर दूर की मैं बात नहीं करूंगा। बीजेपी ने जो टिकटें बांटी हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 32 अपर कास्ट हैं, उन 32 में 17 ब्राह्मण है, 11 ठाकुर हैं, और सिर्फ 28 ओबीसी को टिकट दिया है बीजेपी ने। एकदम क्लियर कट है, सारी चीजें आपके सामने आईने की तरह साफ है। यहां मैं आपके सामने में जो तथ्य है वो रख रख के दिखा दे रहा हूं भाई कि क्या बात है। हालत जिस्म सूरत जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहां और भी खराब, नजरों में आ रहे हैं नजारे बहुत बुरे, होठों पे आ रही है जुबान और भी खराब, पाबंद हो रही है रवायत से रोशनी, चिमनी में घुट रहा है धुआं और भी खराब, मूरत संवारने से बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहां और भी खराब, रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब, आगे निकल गए घिसटते हुए कदम, राहों में रह गए निशा और भी खराब, सोचा था उन हमारे देश में महंगी है जिंदगी, पर जिंदगी का भाव यहां और भी खराब। ये दरअसल बहुजनों को देखना पड़ेगा। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। देखिए, सिर्फ बहुजन एकता, हमें जातिवाद खत्म करना है, इससे काम नहीं चलेगा। बाहर निकलिए, वोट करिए। अब मैं आपके सामने में तीन यहां पे मैं चित्र पेश कर रहा हूं दोस्तों। ये तीन दरअसल आरएसएस बीजेपी के परम शत्रु हैं। परम शत्रु नंबर 1 पे वो सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान से घृणा करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे नंबर पे गांधी, गांधी की तो हत्या कर दी। तीसरे नंबर पे नेहरू। आपने हमेशा देखा होगा कि आज तक प्रधानमंत्री जो है इस देश की बर्बादियों का ठीकरा नेहरू जी पे डालते रहे। अब मैं आपके सामने जो बातें कहने जा रहा हूं, मेरी बात से आप सहमत नहीं होने का आपके पास में पूरा अधिकार है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे अपनी बातों को बोलने का अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं जो है अपने वोट को खराब नहीं करूंगा और मैं जाके इंडिया अलायंस को वोट कर दूंगा, क्योंकि वही एक मुझे लग रहा है कि संगठित ताकत के रूप में खड़ी है। आप लोगों ने अवेंजर्स फिल्म देखी होगी ना, थैनोस को मारने के लिए कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इकट्ठे उन्हें होना पड़ा था। मेरी गांधी के साथ में वैचारिक मतभेद है। मैं मानता हूं कि गांधी जो है ये पूरी तरह से जातिवादी हिंदू नेता थे। गांधी राम राज्य लाना चाहते थे और हम सभी जानते हैं कि राम राज्य में जातिगत रूप से भेदभाव था, महिलाओं के लिए भेदभाव था। लेकिन ये मेरा वैचारिक मतभेद है। गांधी से वैचारिक मतभेद होने की वजह से मैं अपने वोट को खराब नहीं करूंगा। मैं 1932 के भारत में नहीं हूं, मैं 2024 के भारत में हूं। प्रोफेसर रतनलाल ने बिल्कुल यही बात कही थी, मैं उनकी बात से सहमत हूं। आज हमारे सामने में थैनोस खड़ा है और मुझे पक्का यकीन है इस बात का कि अगर ये तीनों आज जीवित होते तो ये एक साथ तीनों लड़ रहे होते फांसीवादी ताकत से। तो मैं ये करूंगा कि मैं अपना वोट जाके मैं देखूंगा कि मेरे शहर से इंडिया अलायंस का कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार खड़ा है और मैं उसको जाके वोट दे दूंगा। ये मेरी अपनी समझ है। मैं किसी को यहां कुछ और भी वोट अलग ढंग से करने को नहीं कहूंगा। मैं ऐसा समझता हूं। ये जो अभी हमने आपके सामने में पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन मैंने रखा है दोस्तों, ये दरअसल एक श्रृंखला का हिस्सा है। अभी मैं आपके सामने में मोदी जी के परम मित्र जो है अडानी और अंबानी, उनकी भी बातें मैं लेके आऊंगा कि कैसे संविधान बदलना तो सिर्फ इनकी ये एक ही पहलू है। फांसीवादी ताकतें जो होती हैं, स्लावोए जिजैक नाम का एक हमारे वक्त का सबसे बड़ा फिलोसोफर है, उसने एक बात कही थी कि फासिज्म जो होता है ना,
ये पूंजीवाद कैपिटलिज्म को बचाने का लास्ट डेस्परेट एफर्ट है, अंतिम अथक प्रयास होता है। तो इन पूरी की पूरी बातों के आड़ में अपने पूंजीवादी ताकतों को कैसे ये समृद्ध करें, कर रहे हैं और ये करें आगे चल के, ये इनका पूरा प्रयास है। मैं आने वाले वक्त में आपके सामने में ये सीरीज अभी हम और आगे बढ़ाते चले जाएंगे।